नहीं आया, एक बार वापस करना सर। हाँ, माइक का तो आ गया। वीडियो का। नुपुर, सुष्मिता, कैन यू ये काली भीत वालों को का वीडियो और ये सब अलाउ करो ना। हेलो, नमस्ते सभी को। अ, हम बस 5 मिनट का और इंतज़ार करने के बाद अपना कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करेंगे। तो बस 5 मिनट के बाद स्टार्ट करते ओके, थैंक यू। हैं।
नमस्ते सबको फिर से कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस के दूसरे संस्करण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नुपुर है और आप पूरे ही सेशन के लिए मैं यहाँ पर आपकी मॉडरेटर के तौर पे आप लोग के साथ सेशन को आगे लेकर के जाऊंगी। क्योंकि हमारे अभी कुछ साथी जुड़ने बाकी हैं, तो हम एक वीडियो प्ले करना चाहेंगे अपने पिछले सेशन, पिछले कॉन्फ्रेंस का जो पिछले साल हुआ था, और उसके साथ ही साथ हमारे साथी जुड़ते भी जाएंगे। तो वीडियो को खत्म करने के बाद हम अपनी कॉन्फ्रेंस को पूरे तरीके से जोर शोर से स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को देखें और फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। आइए एक बार पिछले साल विश्व कामन सप्ताह के दौरान आयोजित शानदार पर सामुदायिक पिछले साल के सम्मेलन में हमने देश भर से आए कामन यानी शानदार, जैसे कि जंगल, चारागाह, तालाब, हमने सामुदायिक भाव और प्रबंधन 3 दिन के दौरान 12 सत्रों में जहाँ शानदार संसाधनों के विभिन्न पहलुओं को संबोधित किया। इसका उद्देश्य शानदार संसाधनों और उस क्षमता शामिल है। हृदय को छू जाने वाले परीक्षण थे, जैसे जब राजस्थान के सामुदायिक सदस्यों ने के साथ आशा और हम आवाजों पर हम आज प्रॉब्लम से
अ, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने वीडियो को देखा होगा, समझा होगा और जाना होगा कि हम पिछले साल कैसे आगे बढ़े थे इसी कॉन्फ्रेंस को लेकर के। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पिछले साल साल के ही भांति इस बार भी हम अपनी कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा ज़्यादा लोगों को सुने और समझे और आगे बढ़े। अब अपनी कॉन्फ्रेंस को हम शुरू करते हुए कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करना चाहूंगी। यहाँ पर मेरे साथ टेक सपोर्ट में सुष्मिता जी हैं, साथ में रेpertoire की तरह निशान जी हैं और कोऑर्डिनेटर की तरह शिवम जी हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही साथ मैं आपकी मॉडरेटर नुपुर आपके साथ पूरे सेशन में साथ में रहूंगी। इसके साथ ही जो हमारे साथ आज प्रेजेंटर्स के तौर पे जुड़ रहे हैं वो हम 3 राजस्थान से और 1 मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। और हम उन सभी को सुनेंगे, उनके अनुभवों को जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इसके बाद हमारे जो कुछ नियम हैं कॉन्फ्रेंस के वो ये कि जितने भी समुदाय के वक्ता हैं और वो सारे उनको 15 मिनट मिलेंगे अपनी बात को रखने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशंस को दिखाने के लिए। और उसके बाद अगर उसमें कुछ जोड़ना होगा तो फैसिलिटेटर्स को 5 मिनट का समय मिलेगा। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के फैसिलिटेटर्स हैं उनको 5 मिनट मिलेगा अपनी कोई बात जोड़ने के लिए, कोई पॉइंट क्लैरिफाई करने के लिए या फिर कुछ अगर टर्म्स टर्मिनोलॉजीज है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए भी। इसके साथ ही साथ मैं ऑडियंस जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोकल स्क्रीनिंग के माध्यम से, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप उसको चैट बॉक्स या क्वेश्चन आंसर्स के जरिए हमारे साथ शेयर करें। हम उन सब के ऊपर ध्यान रखेंगे, नज़र बनाए रखेंगे और सारी प्रेजेंटेशन खत्म होते ही हम कोई 2 प्रश्न लेंगे। और जब सारी प्रेजेंटेशंस खत्म हो जाएंगी तो अंत में हम एक क्वेश्चन आंसर या डिस्कशन के लिए हम खोलेंगे कुछ समय। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो पाए, समुदाय आपस में दूसरे से बात कर सके, हम अपने सवालों को दूसरे के सामने रख सकें, दूसरे से बातचीत कर सकें। और फिर से मैं समय सीमा को के बारे में बताना चाहूँगी कि प्रेजेंटर्स को जो कम्युनिटी से आ रहे हैं उनको 15 मिनट मिलेंगे और फैसिलिटेटर्स को बाद में 5 मिनट मिलेंगे। ये 20 मिनट में आपकी प्रेजेंटेशन पूरी होगी और फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन हम लेंगे। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि आप समय सीमा का ध्यान रखें और साथ ही साथ अपनी प्रेजेंटेशंस को अच्छे से शुरू करें, हम हमारे साथ साझा करें। और इसी के साथ ही अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे जो पहले प्रेजेंटर हैं वो मध्य प्रदेश से आते हैं। उनका नाम है बाल सिंह जी और बिरजाबाई जी। ये हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश वासनिक जी के माध्यम से और साथ ही साथ ये बिछिया ब्लॉक से आते हैं और सोतिया ग्राम पंचायत से। और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है अपने घर में, अपना खुद का अपने जो लैंड पे अपनी खुद की जमीन पर उन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री की है और फिर उसके साथ उनके जो पूरे अनुभव रहे हैं वो हमारे साथ यहाँ पर आगे शेयर करेंगे। हम उनसे बातचीत करेंगे। दिनेश वासनिक जी आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करवा सकते हैं। हम सुनेंगे बाल सिंह जी और बिरजाबाई जी को। हेलो, नमस्ते मैडम, सभी को मेरा नमस्ते। आज का जो प्रेजेंटेशन है हमारा निजी जंगल के साथ टिकाऊ खेती। अ, मेरा नाम दिनेश है और मैं एफईएस मूचा में काम करता हूं जो बिछिया ब्लॉक जिला मंडला मध्य प्रदेश में आता है। और हमारे बीच हमारे साथ किसान बाल सिंह कोड़ापे जी हैं जो इनके बारे में आपसे जानकारी साझा करेंगे। जी शुरू करें। आप लोग परिचय। मेरा नाम बाल सिंह कड़ोपी है। मैं ग्राम उमरिया का हूँ, निवासी हूँ। तहसील बिछिया, जिला मंडला,
बैहर रोड से 2 किलोमीटर मेरे गांव है अंदर। मेरे निजी जमीन 2 एकड़ में धान बोता हूँ, 1 एकड़ बर्रा है पथरीली। वहां पर मैं मेरी सोच ये बताई पर्यावरण समिति, यहाँ से मेरी सोच बढ़ गई। तो मैंने बांस लगाया, आंवला लगाया, खमेर लगाया हूँ, और पहले से भी है, हर्रा है 3-4 पेड़, एक जामुन है, 5 पेड़ महुआ है। हाँ, निजी जमीन से आपको क्या लाभ होगा? निजी जमीन में मैं लगाया हूँ, इससे मेरी सोच बनी। तो वहां से जो मेरे को जमीन में जो धान की खेती है, वहाँ फायदा मिले करके मैंने ऐसा लगाया हूँ। तो हकीकत मिलता ही है फायदा, पान पत्ता सड़ के जाते हैं खेत में, धान अच्छी होता है। और वो जो बांस है और होशियार हो गए, तैयार हो गए, उनको काट करके मैं घर के निस्तारी में लेता हूँ। अभी बाकी और छोटे हैं, उनको पाल रहा हूँ अभी। इससे क्या होगा? समस्या आई तो मैंने जंगल कैसे बनाया उसको। 10-20 साल पहले वाला बात बताओ ना, कैसा था आपका जंगल से? इसकी पहले 10-20 साल बहुत घने जंगल था, बड़े बड़े झाड़ थे। अब धीरे धीरे आज के समय में बहुत बिर्रे हो गई जंगल। लकड़ी के लिए हमको दूर जाना पड़ता है। जंगल जाने से फॉरेस्ट वाले भी रोक लगाते हैं। उसके बाद वो जंगली जानवर से भी जाने से हमको खतरा हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा सोच रखा। इससे फायदे अभी यही है कि हम घर में जंगल जाने की जरूरत नहीं है। जो भी बांस बलगी है वो वहीं से मैं निस्तार करता हूँ। बाकी नांगर बखर वहीं से ये निस्तारी करता हूँ, और बाकी बच गए लकड़ी वो जलाव की काम में भी लेते हैं। वन उपज भी वहीं से होता है। ये जंगल महुआ बीनते हैं, महुआ भी हो जाता है, 2-4 कुंटल महुआ हो जाते हैं उतने ही पेड़ में, 4-5 ही पेड़ में। खेत में पक्षी आते हैं, जंगल होता है, पक्षी जैसे जंगल तैयार हो गए वो, वैसे ही कई किस्म के पक्षी आते हैं, बैठते हैं। फसल में जो कीटाणु रहता है, कीड़ा मकोड़े, उनको खाते हैं, फिर चले जाते हैं। इससे भी फायदा है कि धान में जो बीमारी होता है उसके रोकथाम कर देते हैं पक्षी। बारिश में जो बारिश हुआ बरसात में, तो वहीं क्या पान पत्ता जो सड़ गल के पूरे जमीन खेत में जाता है, उससे मेरे को फायदा दिखता है, मिलता है। मिट्टी उपजाऊ हो रही है। क्या इसके बाद जो वहां से जाता है पान पत्ता सड़ के, तो खेत मेरे बहुत ही उपजाऊ हो गए जी। पहले किचुआ नहीं रहा, अब तो ढेर सारे किचुआ हो गई खेत में, अच्छी से फसल होने लगा। और इसके बारे में बताओ कि आपको खेती बाड़ी में कैसे मदद करता है जानवर? क्या क्या चीज आप फेंसिंग करते हैं? खटिया में क्या क्या मिलाते हैं? उपयोग आता है। बा- आप
आप बताओगे? आप बताओगे? अच्छा, फायदा के बारे में बताइए कुछ। बाड़ी में हर चीज फायदा हो। परिचय तो परिचय। बिरझबाई कुड़ाते फायदा क्या है? फायदा बाड़ी में सेमी लगा टमाटर भट्टा भुंटा मिर्ची हर चीज लगाथन वो में कोई जंगल लगी बारिश के जंगल के धक्का लाई के वो में गाड़थन टमाटर में। फिर बाड़ी में है अनार है सेब है रामफल है केरा है पूरे है पपीता झाड़ है सीताफल है। उसके बारे में बताओ। बताइए। खेती बाड़ी में सब उतना ही जैसे धक्का नहीं बताया। सब खेत है ये अपने जंगल है निजी जंगल से। हम जो भी निस्तारी कर रहे हैं जी अपना निजी जंगल से धीरे धीरे तैयार होने लगा जंगल, वैसा वैसा घर के जो निस्तारी में लेते हैं हम। अभी तो बेचे नहीं है, जब ज्यादा हो जाएंगे तो फिर बेचेंगे ही। जहाँ से क्या बनाते हैं उसके बारे में बताइए। बात सभी उपयोग करते हैं। हाँ हाँ, बांस से सुपर डलिया भी बनाते हैं। आपको मैं नहीं बनाता, छिटवा बना लेते हैं। मट्टी फेंकने के लिए छिटवा बना लेते हैं, टुकनी बना लेते हैं। इसके बाद और हम वैसा नहीं बनाते, सिर्फ टट्टा मारते हैं गाड़ी बैल रुंधान के लिए। सब्जी भाजी लगाते हैं, वहां खड़िया गड़ाते हैं। अभी तो उतना ही उपयोग किए हैं, बाद में और आगे चल करके और करेंगे कुछ। आमदनी जो होगी उससे मिलेगी। हाँ, आगे चल के तो बहुत आमदनी होगी। कई लोग आते हैं देखने के लिए, फॉरेस्ट वाले भी जाते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं फॉरेस्ट वाले वहाँ। और अच्छा किए दादा, ऐसे और कोई नहीं किया, ऐसे करके बोलते हैं, जाते हैं। आप बताओ कि समस्या किसी भी ऐसा किया समस्या बताओ। हमारे गांव का जंगल धीरे धीरे दूर होने लगा, तो ये मेरे सोच में आया कि मेरे जमीन, निजी जमीन कुछ पथरीली है, मुर्रम है, कुछ नहीं, ज्यादा अनाज नहीं होते थे उसमें। तो मैंने ऐसे सोच रहा, मेरा वहां लगाया। लगाया तो हो गया सक्सेस, उसको फेंसिंग भी कर लिया इन साल। हमारे गांव में बैठे पर्यावरण समिति आए, इनसे चर्चाएं हुई। इन्हीं लोगों ने मेरे को सलाह दी है, पर्यावरण समिति, वहां से मेरे को ज्ञान मिला जब मैं ये काम किया। सलाह बैठते हैं गांव में मीटिंग, तो वहां भी तो सलाह देता हूँ मैं गांव वाले को भी। गांव वाले भी लगे हैं, एक दो लगाने लगे, अब बहुत होने लगा गांव में भी। एक बार में क्या क्या होती है उसके बाद जैसे टमाटर लगाते हो के बारे में बताओ।
निजी जंगल से फायदा अभी यही है कि टमाटर लगाते हैं उसमें खड़िया लगता है, हमको जंगल जाने नहीं पड़ता। सेमी लगाते हैं बारी में, वहां हम ढक्का गड़ाते हैं, वो जंगल जाने को नहीं पड़ता। हल बखर के लिए भी वहीं से उपयोग करने लगा, अभी जंगल जाने नहीं पड़ता। गाँव के लोग क्या सोचते हैं थोड़ा और अच्छे से हालांकि क्या होता है मेरे जंगल को देखकर कैसे प्रभावित हुए। हाँ, मेरे जो लगाए हुए को देखते हैं गांव के लोग, तो वो भी लगाने लगा अभी। दो चार पेड़ लाए, लगाने लगा और होने लगा उनका भी तैयार। बोलिए भी। जी। ऐसे तो पहले से मेरी सोच था लगाने का, कुछ पेड़ पहले भी लगा। उसके बाद पर्यावरण समिति आए, जुड़े हम, वहाँ वहाँ से ज्ञान मिला खेती के बारे से भी। खेती पहले करते थे, खेती कम अनाज होता था। उसके बाद यूरिया डीएपी से किए खेती। खेती कुछ फसल तो होता है यूरिया डीएपी से, लेकिन उसमें नुकसान ही समझ में आया। तो अब पर्यावरण समिति वाले शिक्षा दिए कि प्राकृतिक खेती करो, जीव अमृत घन अमृत खातों से। वैसे करके देखा। मेरे जंगल से पत्तियां भी वहां से जंगल ऐसे ये पान पत्ता से कीटनाशक भी बना लेते हैं। फसल में वही कीटनाशक से छिड़काव करके जो बीमारी है उसको रोकथाम कर लेते हैं। बीज नहीं खरीदते जी, बहुत दिन साल हो गए जब से पर्यावरण में जुड़ा हूँ, जब से खुद संशोधित कर लेता हूँ बीज। और घरे से बीज बोता हूँ, मैं लेके नहीं बोता बीज। देसी भी जैसा देसी बीज धान है ये, इनको संशोधित करो और उपचारित करके वो देसी धान ज्यादा फसल देता है और स्वादिष्ट भात अलग बनता है इसकी। और वो सरकारी धान के भात तो मुलक हवाई चली। बहुत बड़ी और फायदों के बारे में आप कुछ समझते हैं जो आती है जैसे भाग नहीं होता है तो इनका भी डर रहता है जब जंगल नहीं था तो इनको बड़ा उसके बारे में बताइए। जब जंगल धीरे धीरे दूर होने लगा जी, तो जंगल जाते में बाघ भालू का भी डर। कभी रीछ पकड़ लेता है, किसी को खरोच देता है, किसी को कैसे कर देता है। तो इससे तो हम सुरक्षित हैं। घर में मेरा सब चीज हो जाता है, बांस बल्ली लकड़ी हर बखर सभी तैयार हो जाता है वहीं से। मेरे को जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा भी संदेश ऐसा संदेश गाँव में लोगों को देता हूँ यही संदेश में जब बैठते हैं गांव में मीटिंग, तो गांव वालों को भी देता हूँ। खेती भी करो, ऐसी करके भी बताता हूँ। पर अभी धीरे 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 गांव के लोग भी समझने लगे। पेड़ पौधे पेड़ पौधे भी लगाने लगे, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा लगाने लगे। सभी किसान लगाने लगे हमारे यहाँ। कितनी दूर होता है जंगल उसके बारे में बताओ। हमारे घर से जी जंगल पहाड़ करीब 3 किलोमीटर दूरी है। 3 किलोमीटर दूरी तो मैदान है।
उसके बाद अंदर घुसो, लगभग 10 किलोमीटर दूरी जंगल पड़ेगी। वहां शेर भालू सब चीज जानवर भी रहते हैं। कान्हा पार्क से 10 किलोमीटर लगा है वो मेरे गांव, वहां से और दूर है जंगल। एक बड़ी समस्या है, एक के वजह से मैं अपने निजी जमीन में जंगल लगाया। अ, समय को ध्यान में रखते हुए हम अब अगले कॉन्फ्रेंस में और आगे बढ़ते हैं। दिनेश जी, धन्यवाद आपका। बाल सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बिरजा भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे साथ में। और आपकी प्रेजेंटेशन में जो एक बात बहुत अच्छी लगी, वो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो है प्राकृतिक खेती। पहले हम ये समझ में था कि या तो हम जंगल बचा सकते हैं या तो खेती कर सकते हैं जंगलों काट के, लेकिन आपने ऐसा उदाहरण पेश किया है जहाँ पर जंगल के साथ साथ खेती कर सकते हैं, और जंगल को लगाने से आपकी खेती में भी बेहतर उपजाऊ बनी है। जो आपने बात की, जो आपके जो पत्ते हैं सड़े हुए, जो आपकी मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं, और जो आपने चिड़ियों की बात करी, जो कि और जो बाकी कीट हैं आपके जमीनों में, उसको दूर करते हैं। तो एक अच्छा समन्वय दिखा आपके जंगल और आपकी खेती के बीच में, और ये बहुत ही अच्छा अनुभव है। और आपने हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ प्रश्न हैं जो हमारे बाकी जो श्रोता यहाँ पर जुड़े हैं उनमें से किसी ने पूछा है, और उनमें से जो पहला प्रश्न है वो ये है कि आपने किस वर्ष में, किस साल में आपने ये अपना स्टार्ट किया, अपना शुरू किया था, अपने जमीन पे जो आपने पेड़ लगाए, वो आपने किस वर्ष में लगाए थे? और क्या आपने पेड़ों को लगाने के बाद, इनको बड़ा होने के बाद, क्या अपनी आमदनी, अपनी आय में कोई अंतर महसूस किया है? और उसके बाद क्या आपके जो गांव के बाकी लोग हैं, क्या उन्होंने भी ऐसा कुछ करने का प्रयास किया है कि अपने जमीन पे वो भी पेड़ लगाएं और उससे जो भी फायदे हैं वो पा सके? गांव में ज्यादा तो नहीं, 1-2 पेड़ तो सभी किसान लगाते हैं, लेकिन पहाड़ सिंह उइके है, वो लगाया है इंसाल बांस के पेड़ जंगल से ला करके। और एक किशोर केराम, वो भी लगाया है अपने जमीन में बांस की पेड़ लगा के। साल का बताओ। ये 2015 की 16 ऐसे ही में कुछ लगा है, 15-16 मेरे जंगल। 8 की दशक साल होने लगा जी लगा के मेरे, बहुत बड़े बांस हो गए जी। और जो दूसरा प्रश्न है वो ये कि जो आपके जैसे किसान हैं जो पहले केवल सिर्फ खेती किया करते थे, अगर उनको भी अपने जमीनों पे पेड़ लगाने हैं तो उनको क्या क्या मुश्किलें आती हैं जिनकी वजह से वो शायद ऐसा ना कर पाते हों? अगर आप वो हमारे साथ साझा कर पाए तो। वो गांव के मवेशी जो है मैडम जी, वो खुले रहते हैं, और मैं फेंसिंग कर लिया हूँ, तो यहाँ मवेशी नहीं घुस पाए, इसलिए मेरे जो जंगल बगीचा है वो बच गया। और वो खुले हैं, वो मवेशी खा लेते हैं। घर के पास में उतना निगरानी करते नहीं, एक वजह से है। और मैं निगरानी करके और फेंसिंग कर लिया हूँ, तो कहाँ से घुसेंगे मवेशी, वो जंगल बच गया। बचाने का फुल कोशिश मेरी थी। कई अधिकारी आते हैं मेरे जंगल को देखने के लिए। और वो बताइए, नाले से आप सिंचाई करते थे उसको बता दीजिए मेरे खेत के पास से नाला है, वहां से 1 HP का मोटर लगा के सिंचाई करता हूँ नाला से। सिंचाई की। जब गर्मी में छोटे रहा पौधा, तो गर्मी के समय में सिंचाई करने पड़ता था जी।
बहुत मेहनत लगता है, बच्चे लोगों को संभालो, ऐसे पौधन को संभालो, जब जाए के पौधा जंगल संभला है। सही बात। धन्यवाद। दिनेश जी आपका भी धन्यवाद। बाल सिंह जी आपका भी धन्यवाद हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और हमारे साथ अपने अनुभव को साझा करने के लिए। ओके, थैंक यू मैडम। नमस्ते। कुछ और साझा करना है मैडम? नहीं नहीं, समय समय सीमा हो रही है। अब हम बाकी लोगों को भी सुनेंगे और हम चाहेंगे कि आप बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनको भी सुने और आपके कोई भी प्रश्न हो अपने काम को लेके या उनके काम को लेकर के भी, तो आप बिल्कुल पुख्ता होके यहाँ से पूछें। हम जरूर उसको अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में लेंगे। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक अ, यहाँ पर जो हमारे सेशन में जुड़े हैं उनमें से कई लोग लोकल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो अगर आप लोकल स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं अभी। जो लोकल स्क्रीनिंग के माध्यम से जुड़े हैं, जो प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। लोकल स्क्रीनिंग में तो यहाँ का चित्तौड़ का मैं लगा दूंगा, बाकी वो प्रेजेंट वो लोग करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। हमारे जो नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं वो राजस्थान से हैं, तब हम मध्य प्रदेश से राजस्थान की तरफ चलते हैं। हमारे जो नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं वो हैं, उनका नाम है पंचू सिंह जी और हम उनके फैसिलिटेटर हैं गिरधारी सर जी। और वो चित्तौड़गढ़ से हैं और अपनी बात रखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने गांव में एक पैशरलैंड कंजर्वेशन कमेटी का स्थापना किया और फिर उसी के माध्यम से अपने गांव में बाकी जो भी लोग हैं, परिवार हैं, उनको MGNREGA के द्वारा काम भी मिला। और कैसे उन्होंने ये सारी चीजें करी, कैसे ये मुमकिन हुआ, वो ये सारे अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। तो अगली बार हम उनको सुनते हैं। प्लीज आप स्टार्ट करें। ओके, मैं शुरुआत करवाता हूँ। पांचू सिंह जी और उनकी टीम बड़ी सादड़ी के कालीबीत गांव में बैठी हुई है और इनके साथ वहाँ के उप सरपंच और वहाँ के गांव के कमेटी के सभी साथी लोग भी हैं और गांव की महिलाएं भी हैं। तो मैं पांचू सिंह जी के लिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन शेयर करूँगा। और पांचू सिंह जी, आप और आपके जो भी साथी हैं सब मिलके वहाँ क्या प्रयास आप लोगों ने किए, कब से शुरू, कैसे कैसे किया और पूरी पंचायत में इसको कैसे आगे बढ़ा रहे हो, उसके बारे में पूरी आप जानकारी देना कि किस तरीके से चारागाह विकास को लेके समितियां कब से और कब से आपने ये, और आपके मन में ये सब कैसे आया ये सब को लेके गांव में। तो मैं आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन लगा रहा हूँ, आप इसके ऊपर अपनी बातचीत शुरू करें। पाचू सिंह जी बताएं। बोलो बात। मेरा नाम पाचू सिंह मीणा। मैं राजस्थान से, जिला चित्तौड़गढ़, तहसील बड़ी सारडी, ग्राम पंचायत केवलपुरा और ग्राम कालीपीर। हम ये चारागाह के बारे में पहले नहीं जानते, तो हमारे पास में ग्राम पंचायत में बैठक हुई। हमने वहाँ पर वार्ड पंच, सचिव, सरपंच और गांव के बुजुर्ग लोग हम इकट्ठा होके वहाँ गए थे। तो हमने वहाँ पूछा था चारागाह के बारे में, तो फिर वहाँ से प्रस्ताव लिया। वहां से फिर बाद में हम सब गांव वाले मिल के एक समिति बनाई। समिति बनाने के बाद में हम सब एक बार मिलजुल के फिर चारागाह पे CLMC से प्रक्रिया की, चारागाह को नापा। हमारा चारागाह 24 हेक्टर आया था। 24 हेक्टर में कुछ लोगों ने 16 हेक्टर पर कब्जा कर रखा अतिक्रमण है, और 9 हेक्टर चारागाह हमारे पास है। तो उसमें हमने पेड़ पौधे
तो डिजाइन इसमें प्रक्रिया की, तो उसमें हमने फिर बाद में पेड़ पौधे, कुछ तो आंवले, कुछ जायफल, कुछ बोर, ऐसा करके 1000 2 2 5 हजार पौधे लगाए उसमें। तो कम से कम काली गांव जिला मुख्यालय के करीब 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस गांव में मुख्यतः आदिवासी जाति परिवार निवास करते हैं, जिनकी कुल आबादी मात्र 200 के करीब। कालीपीत गांव के परिवारों की आजीविका प्रमुख रूप से मजदूरी, छोटे पशु, वर्षा आधारित खेती और आसपास के जंगल प्राप्त लघुवन उपज में टिकी हुई है। जिला मुख्यालय दूर होने से और नजदीक में रोजगार के अन्य साधन नहीं होने से इनके लिए रोजगार पशुपालन बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था। रोजगार के लिए नरेगा एक मात्र आशा के कारण, किंतु विगत 10 वर्षों से यहाँ इस योजना से भी पर्याप्त कार्य नहीं हो पा रहा था। पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 170 के तहत चारागाह विकास समिति का गठन कर उपलब्ध चारागाह भूमि नरेगा से कार्य करवाने के बारे में बताया। मैंने पूरे गांव से तथ्य जमा करते हुए 13,80,000 रुपये स्वीकृति करवाए हैं, इसका विकास करवाया, शामलात भूमि को सुरक्षित किया। गांव के लमसम 38 परिवारों को 15 से 17 हजार रुपये तक परिवार सीधा रोजगार वहां मिल पाया। पशु चराई, उसमें से घास भी हुई, आसपास के घास घास भी ले गए लोग, और पास की पंचायत वालों ने भी घास ले गए। मतलब दो, लगभग आसपास की पंचायत वाले भी वहां से, हमारे वहां से घास ले गए थे। दूसरी पंचायत वाले भी पशु चराते हैं वहाँ, हमारी पंचायत वाले भी चराते हैं, आसपास के लोग और है भी हैं। तो गांव में मिलकर चारा का भूमि को देख रेख करने के लिए हमने एक चौकीदार को भी रखा, और हम गांव वालों की देख रेख भी है, हमारी भी है खुद की। निरंतर अपने स्तर पे देख रेख रख रखी है। गांव के इस प्रयास के इसका लाभ पशुओं के लिए पशुओं को भी मिल रहा है, साथ ही घास इकट्ठा कर काम ले रहे हैं। और सबको रोजगार मिल रहा है, आसपास के लोगों को रोजगार मिल रहा है, नरेगा में हमने काम दिया है। हम सभी गांव वासियों ने मिलकर बहुत अच्छा प्रयास किया था और अभी कर ही रहे हैं। और निरंतर हमारा प्रयास भी आगे भी रहेगा। और हमारे जो हम यहाँ नरेगा में महिलाएं सब न मजदूरी करते हैं। और खास करके जब ये मिट्टी खनन वाला जो प्रक्रिया, मतलब चारागाह पहले मिट्टी खनन ज्यादा होता था। तो जब हम वृक्षारोपण खड्डे खोदे थे, तो पास ही गांव वाले वो मतलब ट्रैक्टर वो भी लेके वहाँ आए थे खनन के लिए, वो खनन करने के लिए। तो हमारे साथ कुछ जो वहाँ काम करने वाली महिलाएं हैं, उन्होंने किस तरह से उनको समझाई इसकी, और नहीं मानने पर वो ये मतलब समझाइश करी, उसके बाद भी वो नहीं माने। फिर महिलाओं ने भी अपने आप पूरा प्रयास किया, जो ये खुद बताएंगे। अगला। नमस्ते। मेरा नाम प्रेम देवी, मैं गाँव की हूँ। मैं गया था, तो वहाँ पर काम करने गई थी। तो वहाँ पर लोग जैसे भी और ट्रे आए थे मिलने के लिए। तो हम वहाँ पर जो भी थे, सब लोगों ने एक साथ आवाज उठाई कि
हेलो गिरधारी सर, क्या आप देख सकते हैं कि क्या हाँ, टेक्निकल। मैं देख रहा हूँ, शायद उनका कोई इंटरनेट का इश्यू की वजह से रुक गए हैं बीच में। ठीक वो है जल्दी ही जुड़ेंगे सर वापस। आवाज हाँ, हाँ, वापस आ गए आवाज हैं। आए? उनसे कहिए कि हाँ हाँ हाँ। जी। तो वहां पर महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे, तो बहन जी, सबने आपका उन लोगों से झगड़ा। एक बार आप वापिस से अपना परिचय देते हुए बताएं, बीच में कट गया था। नमस्ते, मेरा नाम प्रेमी देवी है। मैं गांव कालीपीत की रहने वाली हूँ। और हमारे गांव में नरेगा का काम चल रहा था, तो मैं भी काम करने गई थी वहां पर। तो हम लोग काम कर रहे थे वहाँ, इंस्टॉल होने पूरा होने वाला ही था, और भी आ रहा था, काम करे तो लगा था हम वहीं पर। तो लोग वहां पर, मतलब लोग मिट्टी लेने आए, ट्रैक्टर और जेसीबी ऐसे लेके आए। बहुत सारे ट्रैक्टर थे, 4-5 ट्रैक्टर और जेसीबी। तो वो लोग मिट्टी वहां से खोद के अपने कहीं ले जाते हो। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ ये जमीन मत बिगाड़ो, हम काम करेंगे, आप ले जाओगे खोद के तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर वो लोग बोले कि नहीं, ये तुम्हारी थोड़ी है कि, या तो हमारे, मतलब ये तो चरागा की भूमि है। तो फिर तो लोगों ने बोला कि भी चरागा की है तो हमारी भी है। तो वो लोग नहीं माने, फिर तो सब बोले, महिला पुरुष सबने एक साथ होकर बोला। तो फिर उन लोगों को वो जैसे भी बंद करनी पड़ी और ट्रैक्टर लेके चले गए। तो वो नहीं नहीं खुदी, तो हमारे वहाँ वो पेड़ पौधे भी लगाए, तो उनमें वो चौकीदार भी रखा है, तो घास उगी। तो हम लोग ये बरसात के टाइम में हरी घास काट के लाए वहां से, महीना 2 महीना मैंने काटा वहां पर। तो हम आराम से घास काट सके। अगर वो लोग खोद के ले जाते और हम आवाज में उठाते तो हम कहाँ से लाते घास। तो इस वजह से हमारी गाय भैंस बकरी आसानी से हरी घास भी खा सकती है, और अभी सूखी घास भी है वहां पर। तो हम बाद में सूखी घास भी काट कर लाएंगे वहां से। और हमारे आसपास के लोग भी ले गए हरी घास। और फिर घास कटने के बाद अगर मनरेगा का काम चलेगा तो हम वहां पर काम भी कर सकते हैं। हमारी भूमि है चरागा की, तो काम कर सकते हैं। बस। और कोई साथी आपके वहां से जोड़ना चाहते हैं? जी हमारे साथ राजेंद्र जी भी जोड़ना चाहेंगे जो। नमस्ते मैडम, जी। मैं उप सरपंच केवलपुरा। मैडम, जैसे ही उन्होंने समिति बनाई, फिर मुझे बुलाया वहां पर। हमने समिति बनाई और इस काम को आपको स्वीकृत कराना है, तो मैं गया वहां पर। और जीपीडीपी के तहत इस काम को हमने फोरम में रखा, इस प्रस्ताव को। और फोरम में भी मना कर दिया, सरपंच वगैरह मना कर दिया कि इस काम को हम अभी नहीं लेंगे। फिर मैं अपने समिति वाले सभी सदस्यों को लेकर फोरम में गया, और फोरम में इस बात को मजबूती से रखा कि इस काम को करवाना पड़ेगा। इससे हमारे गांव के लोगों को भी फायदा होगा और रोजगार मिलेगा। इससे हमारे गांव के लोग आगे बढ़ेंगे, रोजगार मिलेगा उनको। फिर बाद में उन्होंने मेरी बात मानी और इसको प्रस्ताव में लिया, फोरम में रखा इसको। फिर पंचायत समिति ने 13,80,000 की समथिंग कुछ राशि आवंटित की नरेगा में। इसके बाद मैडम लोगों को रोजगार मिला, और हमने करीब करीब 3,000 4,000 के आसपास हमने टैक्स दी वहां पर। और 2,000 के आसपास गड्ढे खोदे, पौधे पौधे रोपण के लिए। और वहाँ एक 8 लाख की अलग से हमने अपने पंचायत की तरफ से तलाई निर्माण का काम भी करवाया, जिससे वहाँ जल संरक्षित होता है। वो पानी भी वहाँ वही मतलब रुक रहा है। और उसके बाद करीब करीब 3,000 4,000 हमने पौधे, फलदार पौधे भी लगाए इसमें। आंवला के पौधे है, जाफर है, बोर है। और जैसे इसमें और भी अपने ये बोलते हैं इसको, ये कंचे है। इस पर बहुत सारे पौधे भी लगाए। और उसके लिए अपने हमने अलग से अपने नरेगा से चौकीदार भी रख रखे दो, जो उनकी देखभाल करते हैं। और इसमें अपने मवेशी वगैरह नहीं आते हैं, इनके लिए भी उनको देखभाल करते हैं उनकी। और बीच बीच में हम इस टैंकर से पानी भी पिलाते हैं पौधों को। जैसे कभी बरसात नहीं होती, जब अब वर्षा होती तो बारिश नहीं होती, उस समय टैंकर से भी हमने अभी गर्मी में भी 2-3 बार उनको पानी पिलाया पौधों को। और अब हमें मतलब कुल मिला के मैडम अच्छा फायदा हो रहा है इस चारागाह से, और लोगों को रोजगार मिल रहा है। बहुत धन्यवाद। हाँ, और कोई साथी है वहां पे जिसमें कुछ बात रखना चाहते हैं?
जी सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोहनलाल मीणा है और मैं कालीबीज से बोल रहा हूँ। और हमारा ये जो क्षेत्र है मैडम वो पूरा ट्राइबल बेल्ट है। और जल जंगल जमीन की जहाँ बात आती है तो हम ट्राइबल लोग हमेशा रेडी रहते हैं सेव के लिए हमारे ट्रीज के। और बहुत ही अच्छा हमें लगा जब हमारे यहाँ पे ये जो कमेटी बनी इनकी जो पेड़ पौधे बचाने के लिए या हमारी जो नेचर है हमारी प्रकृति को सेव करना है। तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे उप सरपंच साहब ने भी हमारा बहुत सहयोग किया इस बारे में। क्योंकि जब प्रकृति रहेगी या पेड़ पौधे रहेंगे तभी हम लोग वहाँ पे एक तरह से पूरा ऑक्सीजन ले पाएंगे। सुरक्षित यानी ओरिजिनल जो शुद्ध हवाएं मिलती है वो ले पाएंगे। हमारे जो भी जानवर वगैरह हैं जो प्रकृति के एक पार्ट हैं वो भी वहाँ पे आराम से अपना गुजारा यानी चारागाह जो बोलते हैं या अपना वो चर के अपना पेट भर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जब आपके जो संस्था के जो भी लोग आए थे तो पूरी तरह से अच्छा सहयोग भी रहा सबका। और अभी प्रेजेंट में हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया है और हमारा पूरा सहयोग भी है पंचायत का। उप सरपंच साहब हमेशा जब भी हम लोग बोलते हैं कि हमें ये करना चाहिए हमें सपोर्ट में खड़े रहते हैं। और ये जो पाचू सिंह जी हैं ये इनका जो मेहनत है ये बहुत अच्छा रंग लाया है। और यदि ऐसे ही हमारे साथ में ये खड़े रहे और आपकी संस्था का भी हमें सपोर्ट रहा तो हम एक बहुत अच्छा चारागाह यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। और थोड़ा जो पेड़ पौधे भी बहुत सारे जैसे आंवला भी इन्होंने बताया आंवला भी लगा रखे हैं जो अमरूद के पौधे भी लगा रखे हैं कुछ जैसे बेर के पौधे भी लगा रखे हैं। हमारे यहाँ की जो महिलाएं जो नरेगा में जाती हैं उनका भी हमें अच्छा सपोर्ट मिला कि महिलाएं एक साथ खड़ी होके मतलब जो खुदाई हो रही थी अदर लोग जो वहां से मिट्टी खोद खोद के ले जा रहे थे उसको ले जाने से रोका। अब आज इतना डेवलप हो चुका है कि हमारे यहाँ पे जैसे हम लोग झाड़ू वगैरह निकालते तो हमें यहाँ से घास बनती छोटी छोटी घास उसको इकट्ठा करके हम लोग झाड़ू निकालते तो वो भी काम आ रहा है। साथ में यदि यहाँ पे जो कुछ जैसे पत्तल दोने बनते तो उसमें जो वो एक टेसू बोलते हैं हमारे इधर टेसू का पौधे होते हैं तो वो भी बहुत सारे पौधे उससे भी हम लोग दोने पत्तल बना के अपने घर पे यूज कर सकते हैं। जैसे कई सारे खजूर के पौधे भी है तो उससे क्या है, जो गर्मी के दिनों में माना कि लाइट्स वगैरह नहीं होती तो फैन वगैरह नहीं चलते तो हवा के लिए भी हम उसका जो वो बनाते हैं जिससे हम हवा कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जहाँ से हम लोग यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। और अब आगे हमारा पूरा और प्रयास भी रहेगा कि हम लोग पूरा सपोर्ट के तौर पे इन सभी का सहयोग मिलकर एक अच्छा डेवलप करें। क्योंकि लैंड डेवलप होगा तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। अदरवाइज पोल्यूशन बहुत सारा अभी मार्केट में बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में पोल्यूशन इतना है कि ह्यूमन जो होता है उसका जो एज जो लिमिट है बहुत डाउन हो गया है। जहाँ पुराने जमाने के लोग 100 से 120 साल अपनी लाइफ को मतलब जीते थे वो आज यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 80 तक यानी 70-80 साल पे आ गए हैं। तो यदि नेचर हमारा रहेगा शुद्ध खाने को मिलेगा शुद्ध हवाएं मिलेगी और उसके अलावा पेस्टिसाइड्स युक्त यदि यहाँ पे जमीन रहेगी तो एक लंबा जीवन जीने को मिलेगा। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिससे हम प्रकृति से लेते हैं। क्योंकि एक इंसान भी प्रकृति से जुड़ा है एक पौधा भी प्रकृति से जुड़ा है एक जानवर भी प्रकृति से जुड़ा है। तो ये हम लोग आपस में कहीं न कहीं एक नेटवर्क बन रहे हैं और उसमें से यदि एक भी सिग्नल यदि टूटता है तो पूरा नेटवर्क बिखर सकता है। तो हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है वो पूरा वैसे सभी जने जानते भी हैं संस्थाएं भी जानती गवर्नमेंट भी जानती कि जो ट्राइबल लोग हैं वो जल जंगल जमीन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। तो पूरी तरह से हम लोग अभी काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से आगे और इसको डेवलप करेंगे पूरी कमेटी को भी आगे बढ़ाएंगे। जो अतिक्रमण जो लोगों ने कर रखा है तो हम कोई गवर्नमेंट से ऐसी कोई ऐसा सपोर्ट लेंगे जिससे जो जमीन अभी अतिक्रमण में दबी हुई है उसको भी हम थोड़ा दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। जी बहुत बहुत हाँ बोलिए। हम भी आगे भी समिति को हम समय समय पे बैठक करेंगे और जो हमारी कुछ कमियां रहेगी उसको भी हम दुरुस्त करेंगे। और जो नवाचार होगा जैसे चारागाह का है मतलब अभी कुछ नियम वगैरह बना रखे हैं हमने, अगर उन नियमों को हम और अच्छी तरह से लागू भी करवाएंगे। जैसे कि अभी जैसे पौधे बड़े हुए तब तक किसी ने पशु चराई नहीं करी थी तो ये हम गांव समुदाय ने पहले से मतलब एक निर्णय ले रखा था कि जब तक अपने पेड़ पौधे बड़े नहीं होंगे तब तक कोई भी पशु उसको पैक कर दिया था। अभी अभी वो घास कटिंग का कार्य चल रहा है
काट काट के मतलब जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से वो पुले बना के ले जा रहे हैं। पास वाले गांव में भी ले गए और हमारे गांव वाले भी लाए हैं। तो अब भविष्य में हम चारागाह को जो हमारा जो 9 हेक्टेयर का तो प्लान बन चुका है, अब बाकी जो बचा है, जो एनक्रोचमेंट का जो मुद्दा है, तो हम कोशिश करेंगे इसको कैसे हम मतलब इसको दुरुस्त करें। तो हम गांव समुदाय बैठ के ये आगे की प्लानिंग बनाएंगे। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और भी कोई अगर साथी कुछ कहना चाहता है अपनी बात तो, नहीं तो नुपुर क्या है। सर समय समय को बस ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है सर। आप सर, आपका ही बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा सेशन बहुत ही अच्छे से मेरे साथ मिलकर उसको किया, हेल्प किया। थैंक यू। और जो भी हमारे सारे साथी जुड़े चित्तौड़गढ़ से, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग के अंदर जो ऊर्जा है अपने चारागाह को संरक्षण करने की और विकास करने की, उसको देख के बहुत ही अच्छा लगा। और सर अब क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन जी हमारे पास। बिल्कुल। बस मैं काली हाँ बीच से जितने भी साथी केवल पूरा पंचायत से जुड़े हैं उनको इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये आपका जो इस गांव का जो केस स्टडी है ये पूरे देश में अभी प्रेजेंट हो रहा है। बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं और ये किताब में भी छपेगा और अलग अलग देश के अंदर भी ये कोशिश होगी कि ये इसको पढ़े, लोग देखें समझे। तो आपके छोटे से प्रयास दूसरे लोगों को फायदा देंगे कि एक काली भीत के गांव के लोग अगर ऐसा कर सकते हैं तो बाकी के क्यों नहीं कर सकते। तो ये भी प्रयास आपने बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो आप लोग, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। अभी हम प्रश्न है अनुपुर, आप देखिए प्रश्न कौन से जी। कुछ तो प्रश्न होंगे वो आपसे पूछेंगे तो आप उनके जवाब देना। जी। तो पहला प्रश्न है, वो हमारे साथ यहाँ पे साथी हैं अपूर्वा, उनका प्रश्न है। उन्होंने ये प्रश्न किया है कि क्या आपके चारागाह भूमि में MGNREGA के द्वारा काम किया गया है? जो काम आपके हुए हैं क्या वो MGNREGA के द्वारा हुए हैं चारागाह भूमि पर? जी, महात्मा गांधी नरेगा योजना से ही कार्य हुआ है। अच्छा। तो आपके स्टेट में फिर चारागाह भूमि पर MGNREGA के द्वारा काम करने के लिए कोई प्रावधान का इस्तेमाल आपने करके उसमें काम करवाया है? जी। ओके। एक दूसरा प्रश्न हमारा है, जो हमारी FES की साथी डिम्पल मैम ने पूछा है चैट बॉक्स में। वो ये है कि आज जो नरेगा है, नरेगा के द्वारा चौकीदार रख के चारागाह की सुरक्षा करवाने का प्रावधान ऐसा लोग कर रहे हैं कि, लेकिन अगर मान लीजिए MGNREGA का फंड नहीं है तो फिर चारागाह की सुरक्षा कैसे होगी? चौकीदार को फिर कहाँ से कंपनसेशन दिया जाएगा कि वो वो हम सुरक्षा? गांव समुदाय भी वैसे तो पूरा ध्यान रख रहा है। अगर इस तरह का अगर उधर से फंडिंग नहीं है तो हम हमारे गांव समिति और गांव वाले बैठ के ये डिसाइड करके वो उनका प्रथा है या फिर फसल के हिसाब से हम उसका भुगतान भी करते हैं। मतलब इससे इकट्ठे करके भी उनका अगर घर से ऐसा करेंगे। ठीक है। धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। आपसे अनुरोध करेंगे कि आप पूरे सेशन में जुड़े रहें, क्योंकि हमारी 2 और प्रेजेंटेशंस बाकी हैं और बाकी लोगों को भी सुनेंगे। और आपके कोई प्रश्न है उनसे, उनके अनुभवों को लेकर आपके कोई प्रश्न है तो आप जरूर हमसे चैट बॉक्स में पूछें उनको। आगे बढ़ते हुए हमारी जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है वो भी राजस्थान से ही है और उसको हमारे साथ साझा कर रही हैं हमारी सेवा मंदिर की साथी तरुणा राव जी, और प्रेजेंटर हैं रमेश मीना जी। तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें। तो आपका एक वीडियो है, आई थिंक आपको वो वीडियो प्ले करना है। ठीक है, आप वीडियो प्ले कर सकते हैं। आपको एक्सेस अच्छा, आपका वीडियो यहाँ से प्ले होगा? ये यहाँ से प्ले होगा जी। ओके ठीक। थैंक यू सो मच नुपुर जी। मेरा नाम तरुणा है, मैं सेवा मंदिर से हूँ और मेरे साथ में रमेश जी मीणा है, जावला विलेज से, जो वहाँ की जल
विकास समिति के कोषाध्यक्ष हैं। गांव की स्टोरी वो सिर्फ ओवरऑल पिक्चर है कि कैसे कॉमन्स के ऊपर जो काम हम लोगों ने अभी तक किया है वो सिर्फ लोगों का सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं करता है, बल्कि वो पूरे एक सोशल चेंज को लेके आता है। तो हमने इसको एक ओवरऑल पिक्चर को बताने की कोशिश की है और वही हमने अपने वीडियो में भी बताने की कोशिश की है। तो रमेश जी है मेरे साथ, पूरा प्रेजेंटेशन जो है आपको। राजस्थान के उदयपुर जिले के गिरवा तहसील की जावला गांव है, उसका रहने वाला हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे गांव के बारे में कि सेवा मंदिर का जो हमारा जुड़ाव हुआ है वो 1990 में हुआ है। सेवा मंदिर मेरे गांव में आई है और जिस समय सेवा मंदिर मेरे गांव में आई है तो मेरे गांव की उस समय की जो स्थिति थी उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा जो गांव है वो पहाड़ी क्षेत्र में बिक्री बस्ती पे है और सारा जो परिवार निवास करते हैं वो जनजाति परिवार हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। और उस समय जिस समय सेवा मंदिर हमारे गांव में आई है उस समय गांव की आबादी 1600 करीबन थी, 230 परिवार थे। हमारे गांव का व्यवसाय है जो वर्षा आधारित खेती है, पशुपालन है। पशुपालन में गाय भैंस बकरी भेड़ ऊंट गधा मुर्गी पालन करते हैं और उसमें ज्यादातर व्यवसाय के रूप में लकड़ी के कोयले बनाने का काम करते थे और पुरुष बाहर मजदूरी के लिए जाते थे। 1990 में हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, इसके अलावा सरकारी कोई सुविधा नहीं थी और न तो गांव सड़क से जुड़ा हुआ था, न बिजली थी, न पानी की प्रॉपर व्यवस्था थी, न चिकित्सा सुविधा। 1990 में सेवा मंदिर के साथ में जुड़ा हुआ तो गांव के मोदवीर सेवा मंदिर के साथ में जुड़े समूह बैठक करने लगे। भजन मंडली के माध्यम से धीरे धीरे पूरा गांव एक जाजम पे आने की कोशिश किया, बैठना शुरू किया और उसके माध्यम से सेवा मंदिर से छोटे छोटे कुछ काम गांव में गतिविधि शुरू की। देखें तो गांव में बहुत पढ़े लिखे कम लोग थे, नहीं के बराबर थे। तो यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा 2 केंद्र खुले, साथ साथ कुछ बालवाड़ियाँ खोली गई, 2 बालवाड़ियाँ खोली गई। दाई माँ का कार्यक्रम शुरू हुआ, परिवार साथी का कार्यक्रम शुरू हुआ और गांव में वृक्षारोपण के मिनी चक बनाए। जो अपने गांव लोगों के भीड़ थे उसमें वृक्षारोपण का काम शुरू किया, मेड़बंदी के काम हुए। इस तरह से छोटी छोटी गतिविधि हुई तो गांव के लोग हैं वो धीरे धीरे करके सब 1996 में ग्राम विकास कमेटी का गठन किया गया और 1997 में वन सुरक्षा समिति का गठन किया गया। हमारे गांव के बीच में जो वन भूमि है करीबन 150 हेक्टेयर की जमीन थी जो पूरी तरह से बंजर हो गई थी और उसका प्लान बनाया, सेवा मंदिर के साथ में प्लान बनाया और वन विभाग के साथ में साझा वन प्रबंध के तहत हमने 50 हेक्टेयर की एक स्वीकृति ली और 1998 और 99 में उस काम को हमने शुरू किया। उसके तहत हमने 50 हेक्टेयर में कोर्ट बाउंड्री का काम किया, चेक डैम निर्माण का काम किया, ट्रेंच खोदने का काम किया और उसमें बड़े स्केल पे वृक्षारोपण का काम किया। तो जो काम हुआ और उस साझा वन प्रबंधन को हमने 2-3 साल तक एकदम व्यवस्थित रखा तो उससे कई चीजें हमको गांव को मिलने लगी। विशेष रूप से हमको घास मिलने लगा जो काफी मात्रा में मिलने लगा। साथ साथ हमने रतन जूत, कुआड़ और आंवला इस तरह की चीजें भी हमको गोंद मिलने लगा। तो कई चीजें मिलने लगी। तो एक लोगों का इतना जुड़ाव होता गया धीरे धीरे, क्योंकि पहले हमारे गांव में ऐसी स्थिति बन जाती थी कि जब गर्मी के टाइम में कई एक पशु हमारे घास की नहीं मिलने से मर जाते थे।
तो लोगों का इतनी समझ बनती कि हमको एक साइड बनाया है तो इतना फायदा हो रहा है। तो जो बाकी का जो एरिया बचा था 100 हेक्टर, तो उसका भी हमने फिर गांव ने मिल करके प्लान बनाया, और 2003 और 2004 में 50-50 हेक्टर करके फिर से हमने साझा वन प्रबंध के तहत उन साइडों का निर्माण किया, जिसमें वही गतिविधियां सारी की, जिससे काफी हद तक उसमें पेड़ लगाए गए। पेड़ भी उस प्रकार के लगाए गए जो उस एरिया में अच्छी तरह से पनप जाते हैं। जो पहले से लगे हुए थे उसी तरीके के, जैसे बांस है, महुआ है, खीरनी है, खेर है, सागवान है, खाकरा है, इमली है, बेर है, आंवला है, इस प्रकार के कई पेड़ लगाए गए। ये काम हमने किया, तो इस काम को करने के दौरान हमको कई चुनौतियां आई है, कई तरह की दिक्कतें हुई है, क्योंकि जब ये काम स्टार्ट किया उस समय हमारे 50 हेक्टर के अंदर 7-8 परिवारों के नाजायज कब्जे थे। तो उन परिवारों से बातचीत हुई तो वो परिवार कब्जे हटाने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में गांव ने देखा कि केवल 7 और 8 परिवार के इस तरह के कब्जे करने से हमारे पूरे गांव का नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने बार बार बैठकें की और फिर उन परिवारों को समझाइश करने की कोशिश किया, बार बार समझाइश किया, नहीं समझे। तो जो हमारे सामाजिक जो फैसले होते हैं उस तरीके का निर्णय लिया कि अगर हमारी बात को नहीं मानते हैं तो उनको गांव से अलग कर दिया जाएगा, कि उनको जो हमारे शादी ब्याह मरण मौत के जो सामाजिक जो रीति रिवाज होता है उससे बहिष्कृत करने का फैसला लिया। तो तब जाकर के ये सारे परिवार तैयार हुए कि नहीं, हम आपसे अलग नहीं होंगे, हम हमारी इस तरह की कब्जे की जमीन है उसको खाली कर देंगे। तो उन्होंने स्वीकार कर दिया। तो फिर जाकर के कुछ और भी इस तरह के कब्जेदारी लोग संभावित थे कि वो कब्जा करने के प्रयास कर रहे थे, उन्होंने भी फिर वो कब्जे हटा लिए। तो जब काम हम कर रहे थे तो काम के दौरान कुछ पड़ोसी परिवार थे, वो उस चीज को ठीक से नहीं समझ पा रहे थे, तो वो बार बार कोर्ट को गिरा देते थे, मवेशी को अंदर डाल देते थे, तो हमारे बार बार नुकसान होता था। तो उनके साथ में भी हमने गांव ने ग्राम विकास जो कमेटी थी, वन सुरक्षा समिति थी, उसने हर महीने बैठक में उनको बुला बुला करके उनके साथ में समझाइश किया कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो हमारे पूरे गांव का नुकसान होता है, आपको जो जरूरत है उसके हम मदद करते हैं, लेकिन आपको इस तरह का नुकसान नहीं करना है। तो कई बार समझाया तो वो भी काफी हद तक कंट्रोल हुए। और कुछ पड़ोसी गांव थे जो उस रास्ते से उन साइडों से होते हुए ऊंट को लेकर के आते थे, क्योंकि वो हमारे गांव में साधन इस तरह के व्हीकल तो कुछ चलते नहीं थे, ऊंटों के द्वारा काफी चीजें ढोना होता था, कुछ भी लकड़ियां लाना है या कुछ भी वजनी चीज लाना होता था तो ऊंटों का उपयोग होता है। तो वो साइडों से होकर के निकलते थे, कई जगह वो साइडों को गिरा देते थे, तो हमारे जो मवेशी है वो अंदर सीधी चली जाती थी, नुकसान पहुंचाती थी। तो हमने उनके साथ में भी काफी पकड़ने का प्रयास किया, जो वन सुरक्षा समिति थी जिसने, और देखा कि वो किस गांव से आ रहे हैं। तो वहां के जो सरपंच हैं उनको जाकर के हमने प्रार्थना पत्र दिया, उनको ग्राम सभा में जाकर के बातचीत करके उन लोगों को बुला करके पाबंद करवाया, तो जिससे ये चीज हमारी रुकी। गांव की जो महिलाएं थी वो जलाऊ लकड़ी लेने के लिए जाती और पास में ही जो हरी लकड़ी है उसको काट करके साइड से लेकर के आ जाती थी। तो उनको भी काफी समय हमको बार बार समझाना पड़ा, उनको कहीं दंडित भी करना पड़ा, तब जाकर के धीरे धीरे समझ बनी उनकी, रोका उस चीज को। और हमारे गांव में सभी लगभग कच्चे मकान बने हुए हैं जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो लकड़ी की जरूरत पड़ती तो कुछ लोग सीधे साइड के अंदर जाते और हरे पेड़ों को काट देते थे और चोरी छिपे वो लेकर के जाते थे, जिससे नुकसान होता था। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी। और राजनीतिक दल के नेता लोगों को, स्थानीय इस तरह के नेता जो वन अधिकार जब
आया, तो उसके तहत वो अपनी बात रखने लग गए थे कि आपको हम वन अधिकार के, व्यक्तिगत वन अधिकार के पट्टे दिला देंगे, आप अपने तरीके से कब्जे करो किए, लेकिन हमारे साथ में जुड़िए, हमको वोट करिए। तो ऐसी स्थिति में कई लोग उनके उस विचारधारा में भी जो जुड़ गए थे, वो साइडों में जाकर के कुछ कब्जे करने लगे, पेड़ों को काटने लगे, अपना कब्जा दिखाने लगे। तो हमने वहां पे भी हमने कमेटी ने काफी विरोध किया कि जो साइड सुरक्षित साइड है उसके अंदर वन अधिकार के पट्टे नहीं मिल सकते हैं और इस तरह का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो उनको काफी गांव की तरफ से दबाव बना करके उसको रोका। और आज जो एक और हमारा जब पास में ही नला करके हमारा जो गांव है, तो पंचायत ने ठाना कि उसको जोड़ना था, तो उन्होंने जो हमारी साइड है उसके बीच में होकर के सड़क बनाने का तय किया। तो उस समय जब हमको पता लगा तो हमने जाकर के सरपंच साहब को ये बात रखी कि हम साइड के अंदर होकर के आपको इस तरह का नुकसान नहीं होने देंगे, हम सड़क नहीं बनाने देंगे। उसके पीछे कारण ये भी था कि अगर एक जगह हम रास्ता दे देते हैं तो वो साइड तो हमारे गांव के बीच में थे, तो और लोग भी हमको कहते हैं यहाँ से भी रास्ता चाहिए, दूसरी जगह चाहिए, तीसरी जगह, तो चारों तरफ से हमारा नुकसान हो रहा था। तो हमने उसके लिए मना करके काफी विरोध किया, तब जाकर के उसको रोकना पड़ा और रोकी उसको। फिर जाकर के बाद में हमने तीसरा रास्ता भी निकाला कि जो साइड के अंदर होकर के नहीं होकर के बाहर से हमने ऐसा रास्ता निकालने का कोशिश किया। ऐसी परिस्थिति में गांव की कमेटी और वन सुरक्षा समिति ने कई कदम उठाए, जो समूह बैठक करके उनको जो गांव के लोग थे उनसे ठीक से संवाद किया, ठीक से उनकी समस्या को समझने की कोशिश किया और उसका समाधान निकालने का कोशिश किया। तो ये जो काम हमने किया और इस काम के माध्यम से हमको गांव को बहुत बड़ा फायदा होने लगा। फायदा ये होने लगा कि गांव घास हमको प्रचुर मात्रा में, हमारे गांव को जितना जरूरत था उससे अधिक मात्रा में हमको मिलने लगा। हमने कई बार रिकॉर्ड भी किया उसका। तो सालाना कम से कम 1.5 लाख पूले घास हमको वहां से इन साइडों से मिल जाती है। और आज की तारीख में उसका एक मूल्य आके तो हमारा जो गांव की रेट है, एक पूला 10 रुपए में बिकता है, कम से कम 10 से 20 रुपए भी जाता है। हम न्यूनतम मूल्य की बात करते हैं तो 10 रुपए में बिकता है, तो करीबन 15 लाख रुपए का हमको घास का बेनिफिट सीधा सीधा होता है। इसके अलावा कई मात्रा में रतनजोत होता है, कुआड़ होता है, तेंदुपत्ता होता है, जलाऊ लकड़ी मिलती है। तो मोटा मोटा हम उसका आंकलन करते हैं तो कम से कम हमको सीधा सीधा 16 लाख 16.5 लाख रुपया हमको लाभ होता है। इसके अलावा अन्य लाभ भी हैं जिसको जो हमको मिल रहा है, जड़ी बूटी है, इस प्रकार का। और इस साइडों के माध्यम से हमारा गांव है जो एक तरह से बहुत संगठित हुआ है। नियमित बैठकें होती है हमारे गांव की, हमारे गांव के जो व्यवस्था है उसके बारे में बातचीत होती है। गांव में सरकारी योजना के माध्यम से जो भी गतिविधियां चलती है, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं से जो भी काम चलते हैं उसके बारे में ये ग्राम विकास कमेटी और वन सुरक्षा समिति नियमित रूप से बातचीत करती है कि कहाँ हमका विकास होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए, किस प्रकार से होने चाहिए। तो उसमें मदद भी करती है और जहां जरूरत होता है वहां अपनी बात भी रखती है कि ये काम हमारे लिए जरूरी भी है। तो जैसे कई मुद्दों पे हमारे चर्चाएं होती हैं कि हमारे गांव के मुद्दे क्या हैं, कि शिक्षा के क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या जरूरतें, हमारी सड़कें कहाँ जरूरतें हैं, बिजली की कहाँ व्यवस्था की जरूरत है, नेटवर्क की है, नशा है, लोग जो नशा करते हैं उस पे हम कैसे कंट्रोल करें, बाल विवाह नहीं हो उसको लेकर के हम किस प्रकार से प्रयास करें, बालिका शिक्षा, महिला हिंसा, महिला सशक्तिकरण, खेती में नवाचार, पशुधन में नस्ल सुधार, इस और लोगों का स्थानीय गांव में रोजगार कैसे मिले उसके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। और इस तरह के जहां से सोर्स हमको मिल सकता है तो हम सरकार में भी अपना प्रार्थना पत्र रख करके वहां से लेने की कोशिश करते हैं। हमारे गांव में कोई एनजीओ काम कर रहा है तो उसके बाद उनके सामने भी ये इस बात को रखा जाता है और कुछ सोर्स हम खुद गांव में ढूंढ करके निकालने का प्रयास करते हैं।
सरकार से हमारी पहुंच रख करके हमने जो ग्राम विकास कमेटी है इसने बार बार प्रयास किया है, लंबे समय तक अपनी बात सरकार में रखी हो, और पंचायत हेडक्वार्टर हमारे गांव में लाए हैं, सीनियर स्कूल हमारे गांव में लाए हैं, और उसके लिए हमने जो सरकार के जैसे कलेक्टर महोदय है, एसडीएम है, तहसीलदार है, उनके साथ में संपर्क बढ़ाया है। तो लगातार हमने बातचीत किया है। जो प्रभावी उस क्षेत्र के नेताएं हैं उनके साथ में भी हमने बातचीत करके हम सरकार की योजनाओं को गांव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। संगठित गांव से कराए महत्वपूर्ण कई इस तरह के बड़े बड़े काम भी हमने कराए हैं। जलग्रहण परियोजना का काम हमने 1350 हेक्टेयर पे काम करवाया है। जो नाबार्ड और सेवा मंदिर कालंबन का काम भी बेहतर तरीके से हमने काम करने का प्रयास किया, उसमें ग्राम विकास कमेटी का बहुत बढ़िया इन्वॉल्व रहा था। और गांव में पंचायत कार्यालय है। इस प्रकार जो हमारा सीनियर स्कूल है वो 2018 में बना है। स्वास्थ्य केंद्र जो बना है जो 2007 में बना है। तो हर काम में ग्राम विकास कमेटी का रोल रहा है। गांव में इन कामों से बहुत बड़ा बदलाव आया है। गांव के सभी आज लड़के हो लड़कियां हैं, सभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। वो कम से कम 10वीं 12वीं की तक की पढ़ाई कर रहे हैं, और अधिकांश बच्चे ग्रेजुएशन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो वहां से 50 किलोमीटर दूर आकर के भी पढ़ रहे हैं। गांव में जब मैं 1990 की बात करता हूँ तो मेरे गांव में केवल 4-5 लोग नौकरी करते थे, लेकिन आज की तारीख में हम गांव में देखें तो हमारे 37 लोग नौकरी कर रहे हैं। और गांव में 80% घरों में बिजली है। गांव के 95% महिलाएं स्वयं सहायता समूह के साथ में जो जुड़ी हुई हैं। जो गांव का एक फेडरेशन बना हुआ है। महिला वहां पे अपनी किसी भी प्रकार की पीड़ा है, कई तरह की जो भी दिक्कत है वो महिलाओं में आपस में बातचीत करती है, और उस बात को जो निकल करके आती है उसको आगे भी रखा जाता है। और गांव में इस प्रकार की कोई दिक्कत जैसे नशे को लेकर के गांव में शराब बंदी पे भी काफी प्रयास किया जाता है। महिला जो हमारा क्लस्टर है उस महिला क्लस्टर ने जो गांव में जो दारू का ठेका लग गया था और उस ठेके का भी काफी विरोध किया। तो पुरुषों ने भी काफी, हम ग्राम विकास कमेटी ने भी उसका सपोर्ट किया और उस ठेके को वहां से हटाया। और 2016 में हमारे गांव में उस ठेकों को हटाया। उसके बाद में आज दिन तक पंचायत के किसी भी क्षेत्र में, मतलब पूरी पंचायत के अंदर कहीं भी इस तरह का शराब का ठेका नहीं है। और गांव की 90% महिलाएं जो डिलीवरी होती हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में होती हैं। और गांव में बाल विवाह नहीं के बराबर होते हैं। महिला के साथ में घरेलू हिंसा बिल्कुल नहीं के बराबर होती है, बहुत कम हुई है। गांव में फसल पैदावार बढ़ा है। पहले हमारे गांव में केवल वर्षा होती, अच्छी बारिश होती है, समय पे होती तो अच्छी फसल होती, बाकी नहीं। आज इतना जो काम हुआ है गांव में, उसके साथ में खेती में भी इतना सुधार हुआ है कि हमारी दोनों फसलें, रबी की और खरीफ की दोनों फसलें लगभग होती हैं। और वो भी केवल प्राकृतिक खेती की तरह, मतलब उसमें देसी खाद का ही इस्तेमाल होता है। यूरिया डीएपी इस तरह का नहीं के बराबर होता है। मतलब अगर बताऊं तो 1 या 2% बड़ी मुश्किल से होता है, बाकी नहीं होता है। दवाइयों का इस्तेमाल भी नहीं होता है। जो भी है गांव में अपने लेवल पे इस तरह कुछ पत्तियां कूट करके या गाय का वो मूत्र होता है उसको छिड़क करके इस प्रकार से खेती की जाती है। पशु में सिरोही नस्ल की बकरियां पाल। तो कहीं न कहीं इस प्रकार से हमारे गांव में जो बदलाव को देखने में मिला है कि आज पूरा गांव एक जाजम पे बैठता है।
और बड़े लेवल पे इस प्रकार के कोई भी मुद्दे होते हैं उसको शेयर करता है, और जो लगता है कि ये बहुत सेंसिटिव है उसको तो सरकार के सामने भी रखते हैं। और कोशिश ये रहती है कि हमारा गांव स्वावलंबन किस प्रकार से बना रहे, और हम अपने आप में ऐसे सोर्स निकाले जिससे हमारे सब लोगों का आर्थिक ये स्थिति है वो भी उठे, हम सब लोग अच्छी तरह से जुड़ सकें और काम कर सके, आगे बढ़ सके, और हमारा सभी जो परिवार हैं शिक्षित और ऊपर कैसे उठ सके उसकी चिंता करते हैं। थैंक यू सो मच रमेश जी। मैं लास्ट में सिर्फ 2 ही लाइन ऐड करना चाहूंगी कि हमने ये कहानी पूरी जो ओवरऑल गांव की रखी थी वो इसलिए रखी क्योंकि हमने काम तो कॉमन्स पे लिया था, हमने इंडिविजुअल एक्टिविटी की बजाय जाके कलेक्टिव एफर्ट्स वाला जो काम था हमने वो लिया। लेकिन उस काम को लेने से गांव अपने आप में इतना स्वावलंबी हो गया कि उन्होंने सिर्फ उसी मुद्दे को नहीं बल्कि उससे गांव से जुड़े हुए सभी मुद्दों को अपने आप ध्यान में लिया और अपने आप उनके ऊपर काम किया। इसलिए हमने गांव का ओवरऑल पिक्चर दिखाने की कोशिश की थी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की, हमने जो वाटरशेड पे काम किया जाबला में जाकर के, तो गांव ग्रामीणों ने जाके अपने आप यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लिया और गांव में लगभग 13 से 50 खसरे हैं। उनकी सबकी प्लानिंग की हुई है, हर चीज जो है जो भी एक्टिविटी कम्युनिटी अपने आप टेकअप करती है वो सभी एक्टिविटीज प्लान करके की हुई है। तो कोई भी चीज जो है ऐसे अनप्लान्ड या हेवायर नहीं है। The community, the development committee, they are taking care of everything by themselves. So that is it about it. Thank you so much, Nupur ji. थैंक यू तरुणा जी, थैंक यू रमेश जी। आपने अपने बहुत ही अच्छे अनुभव एकदम डिटेल में साथ शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ और भी थोड़ी बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, लेकिन उसके पहले आपका जो वीडियो है हम वो प्ले करना चाहेंगे। मैं सभी श्रोताओं से अनुरोध करूंगी कि आप वीडियो देखें और आपके जो भी प्रश्न है तरुणा जी या रमेश जी के लिए वो आप तैयार रखें। किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मेरा तो बंद है सामने, लेकिन हम तो आ नहीं रहा आपके में से। मेरा तो बंद है। शायद आपको धोखा नहीं दे जाए।
आई थिंक वीडियो के साथ आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू था वीडियो के साथ में, शायद आवाज़ सबको बहुत क्लियरली आ नहीं रही थी। तो अगर तरुणा मैम आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहें वीडियो के बारे में, देन थोड़ा सा आप उसको संक्षेप में शेयर करें हमारे साथ। बेसिकली गांव का पूरा पिक्चर था कि क्या क्या एक्टिविटीज हमने, जैसे वाटरशेड की एक्टिविटी हमने ली है, हमने कॉमन्स के ऊपर काम किया है। 3 जेएफएम साइट्स जो थे उसमें से एक साइट हमने कवर की थी, साथ में बाड़ी का प्रोजेक्ट था, वो छोटी बाड़ी जो थी फ्रूट्स की वो भी हमने कवर की है। और जो पानी के साथ साथ जितनी भी एक्टिविटीज थी वो सारी ही थी। उसमें बैकग्राउंड में ज्यादा था नहीं, इट वाज जस्ट अ सॉफ्ट म्यूजिक, ज्यादा वॉइस था नहीं उसके अंदर, सो दैट वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सप्लेनेशन। किसी के क्वेश्चन है तरुणा मैम के लिए या रमेश सर के लिए हमारे पास, तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, अपना हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो मेरा एक प्रश्न था जो पूछना था। जब से आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है तब से मेरे दिमाग में एक बात थी कि आपने जो काम किया है वाटरशेड डेवलपमेंट में, उसमें आपने मतलब काफी एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया, कि आपने एक तकनीकी सूझबूझ के साथ काम किया है, साइंटिफिक तरीके से, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम को लेके हो या फिर किस तरह के प्लांटेशन करने उसको लेकर के, या और वो एक एंगल था। और दूसरा एंगल था कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जैसे आप बेस्ड बताए और रमेश सर ने भी शेयर किया कि कम्युनिटी के साथ जो कंसेंसस बनाने में आप लोगों ने जो टाइम इन्वेस्ट किया, आई नो कि वो एक इजी प्रोसेस नहीं रहा होगा। तो मुझे हम वही समझने की ज्यादा थोड़ा सा समझना था कि आपने कैसे वो दोनों चीजें बैलेंस की, कि टू एक्सप्लेन टू द कम्युनिटी एंड देन फर्दर कम टू द कंसेंसस, कैसे कंसेंसस पे आए और कैसे बातों को बताया गया, कैसे वो प्रोसेस हुई, वो थोड़ा सा अगर आप शेयर करें। थैंक यू सो मच नुपुर, आपने जो क्वेश्चन पूछा है मुझे लगता है मैं वो खुद चाह के बताना चाह रही थी कि वो कैसे होता है। सो बेसिकली जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं किसी भी गांव में जाकर के, तो पहली कंडीशन, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, और जो सेवा मंदिर है वो पिछले 55 सालों से इसी एरिया में है, सदर्न राजस्थान में हम काम कर रहे हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इट्स ऑन पीक हियर। सो जब हम काम शुरू करते हैं तो पहली शर्त जो होती है काम करने की, कि सबको बुला के एक जाजम पे, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड जाजम। It itself means a carpet in a symbolic and a literal meaning. So when we bring them together, the first condition that they have to follow is to sit on the same jajam. Like जब आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या ऊंच नीच की बात करते हैं, तो कई बार गांव में कम्युनिटीज जो है वो साथ में नहीं बैठती हैं। महिलाएं जो है पार्टिसिपेट, हिस्टोरिकली women they do not have a say in the community, right? And when it comes to the village development, they literally don't have any say. But when we start our work, the first priority is to bring them together on the same jajam. Until they sit on the same jajam, we will not take up any work. So it takes time. Sometimes it takes months, sometimes it takes 6 months, years. But once they are on the jajam, where women are there, men are there, जो elderly है गांव के वो भी वहां है, बच्चे भी वहां हैं, तो सबका जब कोलैबोरेशन एक जाजम पे हम इकट्ठे हो जाते हैं, तब हम आगे की बात करते हैं कि हम कैसे काम करते हैं। और हम आगे की बात नहीं करते हैं, रमेश जी जैसे जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो गांव में अपने गांव की तकलीफ, अपने गांव के इश्यूज, अपने गांव के सोशल मुद्दों को जानते हैं, आप जैसे ही जो लोग हैं वही आगे आकर हमें बताते हैं कि ये तकलीफ है और इस पे काम करने की ज्यादा जरूरत है। तो जब वो तालमेल बैठ जाता है कम्युनिटी और हमारे बीच में, तब हम काम को आगे ले जाते हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। बाकी सब काम जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो फिर भी काफी हद तक आसान है कर पाना, बट जो कम्युनिटी को एक लेवल पे लाना है वो सबसे बड़ा टास्क है, और वो हम उस जाजम के थ्रू अकम्प्लिश करते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट सेवा मंदिर हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग सो। अभी तक लगभग हमारी 1000 के आसपास ग्राम विकास कमिटीज हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग या किसी भी तरह का दबाव बनाने की जरूरत नहीं है किसी काम को लेकर के, वो अपने आप में ही अपनी कमिटीज को हैंडल कर रहे हैं। उसी का एक एग्जाम्पल जावला गांव भी था, जिसमें
हमने काम 1990 में शुरू किया था और 2005 में लगभग काम खत्म हो चुका है। तब से आप देखें तो 30 साल से लगभग जो कमेटी है, वन विकास कमेटी और जो काम विकास कमेटी, वो अपने आप से अपने गांव के मुद्दों को हैंडल कर रही है और काफी अच्छे से हैंडल कर रही है। सो दैट्स हाउ वी वर्क। थैंक यू सो मच तरुणा मैम, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड आई कैन अंडरस्टैंड। आई एम स्टिल न्यू, अभी सीख रहे हैं, बट आपका जो एक्सपीरियंस है और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके भी एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे बहुत सीखने को मिल रहा है कि कैसे कम्युनिटी साथ बातचीत करके कोई भी काम को अगर आगे बढ़ाते हैं तो फिर वो लॉन्ग टर्म पे सस्टेन भी करता है। सो थैंक यू सो मच आपके एक्सपीरियंसेस और अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। हमारे पास और क्वेश्चंस आगे अगर होंगे तो फिर वी विल टेक देम आल्सो, बट अभी के लिए थैंक यू सो मच। एक अनाउंसमेंट है सबके लिए कि जो मेरी साथी है सुष्मिता, वो यहाँ पर चैट बॉक्स में एक फीडबैक फॉर्म डाल रही हैं। तो अगर आप उसको फीडबैक फॉर्म को भरें ताकि हम अगले साल जो हमारा अगला सत्र होगा उसको और बेहतर तरीके से करने में हमें मदद मिलेगी। तो प्लीज आप फीडबैक फॉर्म जरूर भरें। अब हम अपने सत्र के आखिरी प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं। ये प्रेजेंटेशन भी हमारे पास राजस्थान से है। यहाँ पर हमारी जो वक्ता है वो है कांता घरासिया जी, और उसको फैसिलिटेट कर रही हैं हमारी एफएस की साथी आशा जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं राजस्थान राज्य से बोल रही हूँ। उदयपुर जिला है और गोगुंदा तहसील सायरा ब्लॉक से हूँ। और मेरा प्रॉपर गांव है रावस पंचायत है और रावस से रहने वाली हूँ। मैं घास बीज के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे गांव में मैं एक एसएचजी से जुड़ी हुई हूँ, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं वीओ से भी जुड़ी हूँ। हमारे वीओ में 7 एसएचजी है। फिर बाद में हमारे को मैं एसएचजी चलाती तो गांव में हमारे एक एपीएस करके संस्था थी, उससे हमने एक ट्रेनिंग ली थी घास बीज इकट्ठा करने के लिए। तो आगे बढ़ा हमारे घास बीज इकट्ठा करने के लिए, तो इससे हम घास बीज इकट्ठा किया। तो ट्रेनिंग ली थी कि हमारे घास बीज आगे बिक रहा है तो घास बीज इकट्ठा करना है, इसके बारे में मैंने ट्रेनिंग ली थी। तो कैसे इकट्ठा करना और कैसे इसको सुखाना, इसके बारे में हमने सब ट्रेनिंग ले ली। फिर बाद में आगे बढ़ा। फिर बाद में इसके तरह से घास बीज है, काली लौंग है, सुकली सुर वाली बीज है, इसके बारे में हमने ट्रेनिंग ली। फिर बाद में हमने एसएचजी में जा करके मैंने बताया कि हमारे आगे घास बीज बिक रहा है। तो महिला वीओ में जाके मैंने बात की तो महिला सब हंसने लगी कि घास बीज तो कहाँ नहीं बिकता है और कैसे बिकेगा। फिर बाद में मैंने बताया कि नहीं नहीं, हमने ट्रेनिंग ली है और आगे घास बीज बिकेगा। तो हमने वीओ में से 7 समूह थे, सब ने महिला ने भी इकट्ठा करने शुरू किया। तो हमने सायरा और गोगुंदा ब्लॉक से हमने 2500 किलो घास इकट्ठा कर लिया। फिर बाद में घास बीज इकट्ठा कर लिया। फिर हमने गुजरात और आगे बढ़ाना है हमारे, ऐसे करके हमने इकट्ठा किया घास बीज। और फिर इस वजन से हमने वजन किया तो प्रति किलो का हमारे 223 रुपए था। फिर इकट्ठा करके हमने आगे बिकाया, गुजरात गया और प्रतापगढ़ गया और भीलवाड़ा गया, हमारे गोगुंदा और सायरा में सारा गांव में हमने बेच दिया। तो हमारे को बेचने से महिला बोल रही थी, कुछ महिला ने बोला कि ये तो घास बीज तो हम इकट्ठा करेंगे पर आगे कैसे बिकेगा। तो फिर बाद में मैंने बोला कि नहीं, हम आप सब मिल करके हम इकट्ठा कर देंगे। तो कुछ महिला ने बोला कि सब महिला हंसने लगी कि ये घास बीज तो परंपरा से कभी नहीं बिका था और इस साल कैसे बिकेगा। तो भी हमने इकट्ठा करने के लिए बोला नहीं, हम आप सब इकट्ठा करेंगे और आगे
बेच देंगे। तो फिर बाद में हमने हमने इकट्ठा करना शुरू भी किया और इस तरह से वजन भी करने लगा कर किया वजन। तो इसके हमने फिर बाद में सारा गांव में कैसे इसके तरह फिर हमने महिला के एसएसजी के बारे में फिर हमें इकट्ठा करके वजन किया। तो कुछ 2500 किलो हमने इकट्ठा भी किया। फिर इस जिले में हमने बेच दिया। तो फिर बेच के फिर हमारे 2500 किलो वजन हो गया। तो उसके पैसे भी हमारे प्रति किलो के थे 223 रुपए। तो 2500 किलो का हमारे को बन गया रुपया 5,75,000 कुछ ऊपर हो गए। तो फिर बाद में गांव में जा करके हम महिला के कुछ खाते में हमने डलवाए। फिर बाद में दूसरी महिला बोलने लगी कि इतने पैसे घास बीज के हो गए, हम भी इकट्ठा करते तो हमारे भी हमको भी पैसे मिलते। कुछ पुरुष लोग भी बोलने लगे। पहले तो बोलते थे कि घास बीज ये कहाँ नहीं बिकता और कैसे बिकेगा। तो फिर बाद में पैसे देख करके कुछ पुरुष लोग भी बोलने लगे कि ऐसी परंपरा से हमने कभी नहीं घास बीज ने बिका, लेकिन इस साल तो घास बीज इकट्ठा भी किया और आगे भी बिक गया। तो इतना पैसा भी मिल गया। तो इसके बारे में हमने गए साल का इतना, इस साल भी हमारे को इस साल तो पुरुष लोग भी पूछने लगे हैं कि पुरुष भी पूछने लगे कि इस साल घास बीज खरीदो या नहीं खरीदो। तो हमने बोला इस साल भी खरीदेंगे हम तो घास बीज। तो हम फिर इस साल भी इकट्ठा कर ले हैं। लेकिन गए साल की बात बोले हमारे को 5,75,000 रुपए मिले। तो फिर पुरुष बोल रहे हैं कि इतने घास बीज के पैसे मिल गए आपको। तो हम भी इकट्ठा करते तो गाड़ी खरीद लेते, इतने पैसे मिल गए हैं हमारे को घास बीज के। लेकिन पहले शुरू शुरू में नहीं मानते थे, घास बीज नहीं खरीदेंगे और कैसे बिकेगा। लेकिन लास्ट में पैसे देख करके पुरुष भी बोलते कि इतना पैसा मिल गया तो हम भी इकट्ठा कर लेते, तो हम हमारे को भी मिल जाते। इसलिए इस साल भी हम घास बीज इस तरह इकट्ठा कर रहे हैं। और बहुत परेशानी आती है, बहुत परेशानी आती है घास बीज इकट्ठा करने में। हाथ में सूखते हैं और कपड़े में सूखते हैं। तो इसके बारे में बहुत परेशानी आती है। लेकिन पैसे मिलते हैं तो फिर पुरुष भी बोलते हैं कि इसके बहुत पैसे मिलते हैं, आगे बढ़ो इसके है। इस तरह से हम घास बीज इकट्ठा करते हैं। पहनने के लिए भी दूसरे ये कट्टे वगैरह पहन के हम घास बीज इकट्ठा करते हैं। नहीं तो कपड़े में सूखता है, कैसे निकालने में बहुत टाइम लगती है और हाथों में बहुत सूखता है। इसलिए इस तरह के पहन के हम सारा गांव में उतर के ये घास बीज इकट्ठा करते हैं। इसलिए हम इस साल भी इकट्ठा कर रहे हैं घास बीज। और सारा गांव में भी इकट्ठा करने के लिए जंगल है और दूसरे के ये जंगल है उसके वहां भी गए साल तो कोई नहीं इकट्ठा कर रहा था। 20-25 महिला थी। लेकिन इस साल तो पूरे बीओ में है 60-70 महिला है। इतनी महिला इकट्ठा कर रही है घास बीज। तो इसलिए हमारे को बहुत फायदा मिला है घास बीज में। धन्यवाद। आशा जी, अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड करते हैं। जी, इसमें वैसे तो कांता जी ने बता दिया है, लेकिन जो बता रही थी कि हमने अदर स्टेट भी दिया है, जैसे गुजरात है और हमारे राजस्थान में भी, अदर जिलों में भी मतलब घास बिका उनका। और उसके साथ साथ में वो यहाँ पे हमारा जितना भी सायरा गोविंदा का जो और भी नए हम चरागाह जो डेवलप कर रहे हैं, उसमें भी सारा घास मतलब बोने का जो तकनीक है उसको भी शायद हमने स्लाइड तो लगाई पर वो शायद बता नहीं पाए थे। तो वो भी मतलब कि कैसे वो घास को मतलब बॉल करके उसका
बोया जाएगा उसके ऊपर में डाले थे। तो क्या है कि बारीक होता है उसका बीज और हवा से उड़ जाता है, जहां हम उगाना चाहते हैं वहां नहीं उग के और जगह उग जाएगा, या फिर पानी के साथ बह जाए, इस तरह का जो दिक्कत है। तो उसको हमने हमारे यहाँ पे जो स्थानीय जितने भी मतलब चरागाह नए हैं उसमें उसको उस प्रोसेस से जो मिट्टी के साथ में उसको बोल बना के और फिर उसको बोने का जो तकनीक था उसको किया था, तो वो इनसे थोड़ा छूट गया था। दूसरा इनका आगे का जो प्लानिंग था उसमें यही था कि थोड़ा सा कि हम जंगल का आदर्श जो ट्री सीड है वो तो हम कलेक्ट करते हैं और करते आए हैं और मार्केट भी किए हैं, लेकिन जो घास का था वो इनका फर्स्ट अनुभव था। और काफी मतलब इन्होंने उनका मतलब बताया भी है, और यही था कि एक हंसने लायक जैसा रह गया था कि भाई सब बीज तो बिकता है लेकिन ये घास बीज मतलब कैसे बिक जाएगा और कैसे उसको आप एकत्रित करेंगे। तो पुरुष लोग भी जैसे कांता जी ने बताया कि काफी मजाक जैसा मतलब हो रहा था कि कैसे मतलब आप इसको एकत्रित करेंगे, क्योंकि बहुत बारीक होता है, उसको चुनने में बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि घास पूरा कमर तक रहता है, अंदर घुस के मतलब उसको लेना होता है। तो बहुत मतलब दिक्कत है इसमें। हमारा जो काली नाप है वो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट मतलब रहती है, बाकी अदर्स घास का बीज तो फिर भी थोड़ा लेने में आसानी होती है। तो वही है कि उस तरह का हम इनके साथ में ट्रेनिंग दिए हैं और काफी इन्होंने मतलब अपना स्तर पे उन्होंने एकत्रित करने का मतलब प्रयास भी किया है। और इनका आगे का जो प्लान है वो बोल रहे हैं कि हम और भी इस तरह का इकट्ठा करें और हमारी एसएचजी एक ऐसा घास बीज का मतलब एक सीड बैंक जैसा बन जाए और हम अदर्स और भी मतलब किसी को जरूरत हो उनको सप्लाई दे सके और हमारे स्थानीय पे भी मतलब उसको कर सके। तो काफी ये अनुभव अच्छा रहा है। तो बाकी लोगों को सभी को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशा जी। अब मेरा कनेक्शन आई थिंक चला गया था बीच में। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। थैंक यू, धन्यवाद आप दोनों का, आशा जी और कांता जी, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे पास एक प्रश्न है जो डिम्पल मैम पूछ रही है फिर से। वो ये है कि घास बीज कलेक्शन कब शुरू करना चाहिए, पके हुए बीज को कैसे पहचानते हैं, ये अगर आप हमारे साथ साझा कर सकें। तो वो हम ऐसे पहचानते हैं कि कैसे पका हुआ घास होता है, वो ऊपर से देखना पड़ता है कि कच्चा है या पक्का, फिर बाद में उसको इकट्ठा भी करते हैं वो। लेकिन वो काली लौंप होती है बहुत, वो अंदर से बाहर निकल जाती है पकने के बाद। और हमारे पास मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आप बता रहे थे कि जो घास बीज को जब हम कलेक्ट कर चुनते हैं जब उसको, तो वो पूरी प्रक्रिया होती है वो काफी मुश्किल होती है, क्योंकि वो आपके हाथ में लग जाता है फिर। तो आप उससे तो ये आपका जो प्रक्रिया है कि इसको कैसे करना चाहिए ताकि परेशानी ना हो, कुछ चुभे ना आपको कांटा वगैरह, तो उसको कैसे आप करते हैं या फिर कौन उसको आप बताया गया आपको, मतलब ये आपकी परिवार में इसकी जानकारी है कि आपको किसी ने जानकारी दी, कैसे आपको अपना बचाव नहीं, के लिए समझ में आया? नहीं, किसी ने नहीं बताई, परिवार में ही जानकारी है। हाथों में वो चुभते हैं तो हाथों हाथों में थैली नहीं होती है, प्लास्टिक की थैली, वो हाथों में पहन कर फिर बाद में हाथों से लेते हैं। जी जी जी। हाँ। आकाश कुछ बात करना चाह रहे हैं? आप अनूपुर एक बोल क्वेश्चन था सकते हमारा, हैं लेकिन आई थिंक अपना इट हैज प्रश्न। ऑलरेडी बीन आंसर्ड। सेम क्वेश्चन वी आल्सो हैड। हेलो। Yes sir, I can hear you. Yeah.
तो ठीक है, सर का क्वेश्चन वो बता रहे हैं कि आंसर हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद कांता जी, धन्यवाद आशा जी, आपका अनुभव शेयर करने के लिए हमारे साथ में। और अब अपने सत्र के आखिरी कुछ उसमें हैं क्षणों में, अगर किसी का भी कोई प्रश्न है, आप जितने भी प्रेजेंटर्स हैं और जितने भी फैसिलिटेटर्स हैं, अगर आपके एक दूसरे से कोई भी प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते हैं, अपने हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम वो डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं अब। तो आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर लीजिए और अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। जब तक कि आप अपने प्रश्न सोच रहे हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि चैट बॉक्स में आपको लिंक शेयर हो रहा है फीडबैक फॉर्म भरने के लिए। तो आप उस लिंक को कहीं पे कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं ताकि आप वो फीडबैक फॉर्म भरें, ताकि हमें अगले साल इसी पूरे कार्यक्रम को अच्छे से करने में और मदद मिले। चैट बॉक्स में आपका एक लिंक शेयर हुआ है। हमारे जो यहाँ साथी हैं अपूर्वा, उनका एक प्रश्न है, तो वो अपना प्रश्न अब बोले। जी, मेरा प्रश्न रमेश जी से था कि जैसा उन्होंने अपना स्टोरी बताया कि किस तरह वो कॉमन्स को लेके काम किए और धीरे धीरे उन्होंने सोशल इकोनॉमिक स्तर पे डेवलपमेंट देखा। तो महिलाओं के तरफ ये डेवलपमेंट किस तरह इम्पैक्ट किया है और कैसे उनकी जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, चाहे वो सोशल स्पेस में हो या इकोनॉमिक स्पेस में हो। आप क्या इनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? नुपुर जी, रमेश जी है नहीं मेरे साथ में, तो कैन आई आंसर ऑन हिज बिहाफ? Sure, definitely. So when we started working, जी women, करुणा जी, आप बात कर सकते हैं। ओके, सो महिलाओं का जो स्टेटस है, जैसा हम जानते हैं राजस्थान में women were historically marginalized. घरेलू डिसीजंस में तो उनका से था ही नहीं, लेकिन जब गांव की बात आती, बड़े स्तर की बात आती है, तो वो बैठक में भी नहीं आती थी, क्योंकि जेंडर फ्रेगमेंटेशन था बहुत ही ज्यादा यहाँ पे। तो लेकिन जब हमने जाजम पे बैठना शुरू किया और पहली कंडीशन आई कि महिलाओं का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो कमेटी है उसमें महिलाओं का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो अगर कमेटी है 13 सदस्यों की, तो उसमें 5 महिलाएं, 5 पुरुष, 2 बच्चे और एक गांव के एल्डरली व्यक्ति होंगे। तो हालांकि बहुत शुरू में तकलीफ हुई, क्योंकि महिलाएं अपनी प्रॉब्लम्स ही नहीं बता पा रही थी, महिलाएं बोल ही नहीं पा रही थी अपनी प्रॉब्लम, छोड़िए गांव की प्रॉब्लम, किसी भी चीज पे उनका कोई से ही नहीं था। सो धीरे धीरे जब उनकी कैपेसिटी बिल्ड की गई, जब इसको नॉर्म बनाया गया कि महिलाएं नहीं है तो गांव का विकास नहीं होगा, क्योंकि वही गांव की सूत्रधार है, तो धीरे धीरे महिलाओं का आना शुरू हुआ। और जब महिलाओं को लगा कि हाँ, हमारी बात सुनी जा रही, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म था नहीं, जब महिलाओं को लगा कि हमारी बात सुनी जा रही है, तो महिलाओं ने अपने विकास के मुद्दे, अपने जो सोशल मुद्दे थे, वो खुद ही रखना शुरू किया। वो शुरू हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू में, जो शुरू में 1 से लेकर के 2 से लेकर आज गांव के अंदर 23 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और अपने आप का एक क्लस्टर बना हुआ है। एक वुमेन रिसोर्स सेंटर भी है, जो भी महिलाएं खुद ही संचालित करती है। डोमेस्टिक वायलेंस के मुद्दे हैं,
या उनके आजीविका से रिलेटेड है, क्योंकि महिलाओं के इकोनॉमिक जो स्तर है वो बहुत ही खराब है। पुरुष जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं, तो महिलाएं जो है ओवरबर्डन रहती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस होल्ड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग वाटर विच समटाइम्स इज 2 kilometers or 3 kilometers per round. They are doing that also. They are taking care of the livestock, they are taking care of agriculture at the same time. So it was a very difficult situation for women earlier. But slowly when we take up any physical activity, for example, if it is related to livelihood enhancement, women were the primary beneficiary of every intervention, every activity. So slowly they started getting up the financials in their hand. Then became the problem ki now they are economically empowered, but how do they manage their finances? Because that is again a big problem for women to handle their own finances, which were earlier in the hands of men only. कि महिलाएं कमा खुद रही हैं, लेकिन जो फिनेंसेस का संभालने का काम है वो पुरुषों के हाथ में ही है. तो अगेन women became handicapped. How do they handle their finances? So slowly we developed a strategy how to give the finances and how to give the management of the finances in the hand of women. So we started with the overall development of the village. फर्स्ट जो उनका प्रायोरिटी था लाइवलीहुड का, हम लाइवलीहुड को लेके गए पहले उसके पास में. हमने पानी की अवेलेबिलिटी इंक्रीज की, जिससे महिलाएं खेती आराम से कर पाए. पशुधन जो संभाल रही हैं उनके लिए ब्रीड इंप्रूवमेंट पे काम किया गया, पोल्ट्री गोट्री के अंदर. फिर हमने कैश क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया, जिससे पहले हाथ में पैसे आए. पैसा जैसे ही हाथ में आया, हमने फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसमें महिलाएं खुद अपना फाइनेंस हैंडल कर सके, क्योंकि महिलाएं फ्रॉड का शिकार भी हो जाती हैं, चिट फंड्स का, माइक्रो फाइनेंस का शिकार हो जाती हैं. तो हमने उस एक्टिविटी को लेकर के हमने 2020 से महिलाओं के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे भी काम करना शुरू कर दिया. तो नाउ वुमेन दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, दे आर हैंडलिंग इट बाय देमसेल्व्स. So that's how we work with the women now. So women were so powerful that in 2010 जो गांव में शराब की दुकान आई, महिलाओं ने मिलकर के उसे बंद करा दी, और आज तक गांव में एक भी शराब की दुकान नहीं है. So women are in the better position now. Thank you, ma'am. Thank you so much again for sharing the insights. किसी और पार्टिसिपेंट्स या फैसिलिटेटर की कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना हैंड्स रेज कर सकते हैं. यहाँ पर एक इमोटिकॉन आता है, उस पर आप अपना हैंड रेज करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और साथ ही साथ फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि आपके चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया जा रहा है फीडबैक फॉर्म के लिए, ताकि आप वो फीडबैक फॉर्म भरें और हम अगले साल इसी कॉन्फ्रेंस को और बेहतर तरीके से कंडक्ट कर सकें. अभी कोई पार्टिसिपेंट फैसिलिटेटर क्वेश्चन नहीं है, तो मेरा एक आखिरी प्रश्न है बिरजा देवी जी से, बिरजा बाई जी से, जो हमारे साथ मंडला मध्य प्रदेश से जुड़ी थी. क्या वो हमारे साथ हैं? दिनेश सर. हेलो दिनेश सर, मेरी आवाज आ रही है? ओके, आई थिंक कि अभी वो नहीं है. ठीक है. तो इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है डे 1 का सेशन 2 वो यहीं पर समाप्त होता है. और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सारे ही पार्टिसिपेंट्स का जो मंडला से जुड़े हमारे साथ. बाल सिंह जी और बिरजाबाई जी, हमारे साथ राजस्थान से जुड़े पंचू सिंह जी, जो उनके साथ और भी सारे जो लोग थे, उनके नाम यहाँ पे नहीं है, बट उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद. रमेश मीना जी का धन्यवाद, और कांता गरासिया जी का धन्यवाद
कि आप हमारे साथ जुड़े, अपने अनुभवों को हमारे साथ बांटा, और हम लोगों की जो समझ है चारागाह को लेकर के, और वो और भी पुख्ता हुई है, वो और ही मजबूत हुई है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सारे फैसिलिटेटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी। दिनेश वासनिक जी MP से, गिरधारी लाल वर्मा सर राजस्थान से, तरुणा राव मैम राजस्थान से, और आशा जी राजस्थान से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ जुड़ा और इस पूरे सेशन को बहुत ही स्मूथली हमारे साथ कंडक्ट करवाया, हेल्प किया। और फाइनली मैं अपने यहाँ पे जो सारी टीम है, जो कैमरा के पीछे हमारे बहुत बहुत उन्होंने हेल्प किया, स्मिता जी, शिवम जी और निशांत जी और अपूर्वा जी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक, और इसी के साथ हम अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी आपकी पूरी टीम को, नुपुर, आपके सभी साथियों को, सुष्मिता को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन रहा, आपने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। फिर मिलेंगे। श्योर सर, थैंक यू।